अच्छा, तो वही मैंने बेसिक ब्लॉक डायग्राम शेयर किया है आपके साथ। ये ज़्यादातर यही ब्लॉक डायग्राम यूज़ होता है। ये मिनिमम नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स हैं जो कि आपको इसमें नज़र आ रहे हैं। तो डैट मीन्स कि हर ब्लॉक के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस होंगे, ठीक है। तो ये जो इसमें जो सोर्स एनकोडिंग ब्लॉक है, ये वाला, इन दिस सिंपल मॉडल अबव, द सोर्स एनकोडिंग ब्लॉक बेसिकली इट इंक्लूड्स एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन या पल्स कोड मॉड्यूलेशन। वो भी इसमें कंप्रेशन भी इसी ब्लॉक में है और एनक्रिप्शन भी इसी ब्लॉक में है। तो अगर एनक्रिप्शन या एडीसी अलग से मेंशन नहीं है प्रोसेसेस, तो दे आर अज्यूम टू बी पार्ट ऑफ सोर्स एनकोडिंग ब्लॉक, ठीक है। और अगर वो अलग से मेंशन है तो सोर्स एनकोडिंग फिर कंप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो नॉर्मली जो है ये तीनों प्रोसेसेस हो रहे होते हैं इनसाइड अ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम, सोर्स एनकोडिंग ब्लॉक, ठीक है। हमने पहला तो डिस्कस कर लिया अब तक quite in detail. We have discussed the first. So in the next few slides we will be looking at second, सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए। थर्ड इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कोर्स, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि एनक्रिप्शन भी होती है पार्ट ऑफ सोर्स एनकोडिंग। बहरहाल, सो लेट्स मूव ओवर टू कंप्रेशन। कंप्रेशन के क्या बेसिक्स हैं, मुख्तलिफ डेटा कंप्रेशन एल्गोरिदम्स हैं, और उन सब का मकसद क्या है। वी वांट टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन यूजिंग लेस नंबर ऑफ बिट्स, ठीक है। कंप्रेशन दो टाइप्स की है, नॉइजलेस और नॉइजी। नॉइजलेस कंप्रेशन क्या है कि ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन इज़ रिकवर्ड एग्जैक्टली विदाउट एनी लॉस। फॉर एग्जांपल, जितने भी आपके जिप फॉर्मेट्स हैं, विन जिप वगैरह है, आप जो भी फाइल्स उनको जिप कर दें, कंप्रेस हो जाती है। फिर जब आप उन्हें अनजिप करते हैं, वही सारी चीज़ें बिल्कुल हू बहू उसी कंडीशन में विदाउट एनी चेंज आपको दोबारा मिल जाती हैं। सो दैट इज़ लॉसलेस, ठीक है। तो ये कुछ लॉसलेस या नॉइजलेस, लॉसलेस नॉइजलेस दोनों टर्म्स यूज़ होती हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं प्रैक्टिकल नॉइजलेस या लॉसलेस कंप्रेशन की। और दूसरी नॉइजी या लॉसी कंप्रेशन है, ठीक है। उसमें जब हम इंफॉर्मेशन रिकवर करते हैं तो वो सिर्फ अप्रोक्सीमेशन होती है, एग्जैक्टली हू बहू वही चीज़ नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल इमेजिंग फॉर्मेट है JPEG, ठीक है। ये नॉइजी या लॉसी कंप्रेशन टेक्निक है। तो ट्रेड ऑफ क्या है हमारे पास नॉइजी टेक्निक्स में, ठीक है। ट्रेड ऑफ जो कि हमने डिसाइड करना है कि यार नंबर ऑफ़ बिट्स ज़्यादा रखें या क्वालिटी। तो जब आप कंप्रेशन ज़्यादा करेंगे, यानी कि नंबर ऑफ़ बिट्स कम करेंगे, जब नंबर ऑफ़ बिट्स कम करेंगे तो क्वालिटी अफेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप क्वालिटी चाहते हैं तो फिर आपको नंबर ऑफ़ बिट्स ज़्यादा रखनी पड़ेंगी, तो फिर कंप्रेशन कम होगी, ठीक है। तो ये है देयर इज़ अ ट्रेड ऑफ दैट वी हैव टू डू। इसीलिए आपने देखा होगा ऑनलाइन आप कभी कन्वर्ट करते हैं, कंप्रेशन करते हैं, तो आपसे मुख्तलिफ क्वालिटी के ऑप्शंस पूछता है। तो उस लिहाज से फिर वो इमेज की क्वालिटी और उसका जो साइज़ है वो डिटरमिन होता है। कंप्रेशन रेशो निकालने का एक फार्मूला है, बड़ा सिंपल, दैट इज़ द नंबर ऑफ़ बिट्स इन द ओरिजिनल फाइल डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ़ बिट्स इन द कंप्रेस्ड फाइल। ये आपको बता देता है कि कंप्रेशन रेशो कितना है। मल्टीप्लाई बाय 100 भी बाज़ दफ़ा कर देते हैं टू रिप्रेजेंट दिस एज अ परसेंटेज, कि कंप्रेशन कितनी अचीव हुई। तो वी मल्टीप्लाइड बाय 100 समटाइम्स, तो परसेंट में बताने के लिए। तो वैसे कंप्रेशन रेशो का ये फार्मूला है। तो कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम देखते हैं कि रियल लाइफ में कंप्रेशन जो है वो किस तरह से हो रही है। टेलीफोन की अगर हम बात करें, वॉइस की, हमारे जो ऑडियो सिग्नल की बैंडविड्थ है, हायर फ्रिक्वेंसी है, हाईएस्ट वो 4 किलोहर्ट्ज़ अज्यूम की जाती है। तो ट्वाइस दैट इज़ 8000, सो वी टेक सैम्पल्स एट 8000 सैम्पल्स पर सेकेंड, और हर सैम्पल को हम 8 बिट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया। सो हमारा जो इंफॉर्मेशन रेट है दैट इज़ 64 किलो बिट्स पर सेकेंड। तो इतना हमें डिजिटल सिस्टम चाहिए जो कि 64 किलो बिट्स पर सेकेंड ट्रांसमिट कर सके, रिसीव कर सके। लेकिन सेलुलर फ़ोन्स वो चूँकि बैंडविड्थ की पेमेंट कर रहे होते हैं, तो दे यूज़ मोर पावरफुल कंप्रेशन एल्गोरिदम्स। तो ये ज़्यादा पावरफुल कंप्रेशन एल्गोरिदम्स कैसे यूज़ करते हैं, उनको इतना कंप्रेस कर देते हैं कि 8 to 12 किलो बिट्स पर सेकेंड हो जाता है। सो फ्रॉम 64 किलो बिट्स पर सेकेंड दे ब्रिंग इट डाउन टू 8 to 12 किलो बिट्स पर सेकेंड। सो यू कैन वेल इमेजिन कि कंप्रेशन रेशो कितना अचीव हो रहा है। सो ये टेलीफोन की एग्जांपल है, ठीक है ना। एवरी डे वी यूज़ आवर सेल फोन्स आर बेसिकली यूजिंग कंप्रेशन। इसी तरह ऑडियो CD की बात करें, ठीक है, चूँकि और चीज़ें भी शामिल हैं ह्यूमन वॉइस के अलावा। तो द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी इज़ 22 किलो हर्ट्ज़। तो एज़ पर नाइक्वेस्ट उसका सैम्पलिंग रेट जो है वो डबल है उसके, और 16 बिट्स पर सैम्पल लिए जाते हैं स्टीरियो के लिए।
तो ये टोटल जो है तकरीबन 700 किलोबिट्स पर सेकंड पर ऑडियो चैनल बनता है। और फिर वहाँ पे MP3 कंप्रेशन यूज़ होती है, तो इस 704 किलोबिट्स को ये ऑलमोस्ट 50 किलोबिट्स पर सेकंड में ले आ जाता है। तो ह्यूज कंप्रेशन इन्वॉल्व्ड इन MP3। इसी तरह कलर इमेज है, ठीक है। पिछली स्लाइड पे ऑडियो की बात हुई, यहाँ पे इमेजेस की बात कर रहे हैं। पिक्चर साइज़ हमें पता है नॉर्मली विड्थ इनटू हाइट, ठीक है ना, इंचेस में मेंशन होती है। और इमेजेस में जो हैं कलर इमेजेस वो रेड ग्रीन ब्लू कंपोनेंट से बनते हैं। एंड देर आर n क्रॉस n पिक्सल्स पर स्क्वायर इंच इन ईच कंपोनेंट इमेज। तो 3 कंपोनेंट इमेजेस होंगे। फॉर एग्जांपल अगर 8:10 पिक्चर है, ये इंचेस में साइज़ है, और फिर उसके 400 बाय 400 पिक्सल्स पर इंच हैं, पर इंच स्क्वायर। और फिर हर पिक्सल जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा है, तो टोटल इमेज में कितने पिक्सल्स होंगे, ठीक है। अगर एक स्क्वायर इंच में इतने पिक्सल्स हैं तो टोटल इमेज में कितने पिक्सल्स होंगे। और हर पिक्सल कितनी बिट्स से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, 8 बिट्स पर पिक्सल पर कलर, तो 3 कलर्स हैं, ठीक है। टोटल 24 बिट्स बनेंगी। तो जितने पिक्सल्स हैं उनको 24 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये बनता है। तो ओरिजिनल इस इमेज का साइज़ जो है, जिसकी ये पिक्सल रेजोल्यूशन है 400 बाय 400 और जिसका ये साइज़ है 8 इंचेस बाय 10 इंचेस, इसका जो विदाउट एनी कंप्रेशन जो इसका फुल साइज़ बनेगा वो 38 MB बनेगा, 38 मेगाबाइट, बहुत बड़ा। लेकिन JPG कंप्रेशन यूज़ करके इसको कहाँ पे ले आता है, लेस देन 10 मेगाबाइट्स, ठीक है। तो वहाँ पे भी देयर इज़ कंप्रेशन इन्वॉल्व। कंप्रेशन रेशो जो है काफ़ी ज़्यादा है, वेरी करता है। इसी तरह वीडियो है हमारे पास, डिजिटल वीडियो, ठीक है। वीडियो क्या है बेसिकली, दैट इज़ द सीक्वेंस ऑफ पिक्चर फ्रेम्स। तो वहाँ पे वीडियो में जो चीज़ इन्वॉल्व है वो फ्रेम रेपिटेशन रेट है, ठीक है, कि 1 सेकंड में हम कितने फ्रेम्स या कितनी पिक्चर्स बदल रहे हैं। तो वो वेरी करता है 10 से लेके 30 तक फ्रेम्स पर सेकंड, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ वीडियो। और फिर फ्रेम की रेजोल्यूशन है, हर एक फ्रेम जो है उसमें नंबर ऑफ़ पिक्सल्स कितने हैं, और फिर हर एक पिक्सल में नंबर ऑफ़ बिट्स कितनी है, और फिर इससे इसका रेट डिटरमिन होता है, वीडियो का जो स्ट्रीमिंग रेट है, ठीक है। कितने बिट्स पर पिक्सल मल्टीप्लाई बाय कितने पिक्सल्स पर फ्रेम और मल्टीप्लाई बाय कितने फ्रेम्स पर सेकंड, तो ये उसका बिट रेट पर सेकंड डिटरमिन। तो ये मुख्तलिफ जो स्टैंडर्ड्स हैं, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ऑब्वियसली देयर इज़ अ हाई रिक्वायरमेंट ऑफ अल्टीमेट कंप्रेशन, ठीक है। और हाई डेफिनेशन टेलीविज़न जो है उसको आप देख लें, उसकी सबसे पहले तो आप स्क्रीन साइज़, नंबर ऑफ़ पिक्सल्स, ठीक है, और फिर फ्रेम्स पर सेकंड, जब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी जो है रिक्वायरमेंट आपको पता लग जाती है कि कितने पिक्सल्स पर सेकंड है। तो पिक्सल्स को कितनी बिट से रिप्रेजेंट करेंगे वो बता दें कि कितनी बिट्स पर सेकंड। तो लुक एट द डिफरेंस, ठीक है। तो ये वीडियो की मुख्तलिफ रेजोल्यूशन है। अब इनमें कंप्रेशन कहाँ से यूज़ होती है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस में फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्टैंडर्ड यूज़ हो रहा है, और यहाँ पे जो है हम उसको इस साइज़ में ले आते हैं, ठीक है। तो ओरिजिनल जो है वो तकरीबन इस साइज़ में है। तो ओरिजिनल का जो बनता है पर सेकंड रेट, बिट रेट, वो तकरीबन इतना बनता है, और उसको फिर कंप्रेस करके जब हम इतने में ले आते हैं। एंड सेम गोज़ फॉर फुल मोशन पिक्चर, जो कि स्टैंडर्ड वीडियो है, एंड देन दिस इज़ हाई डेफिनेशन टेलीविज़न, ठीक है ना, फुल HD जिसे कहते हैं। तो उसमें ज़्यादातर मतलब बहुत सारे कंप्रेशन स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन एक एग्जांपल लेके आपको सिर्फ समझाया हुआ है कि ओरिजिनल कहाँ फॉल करता है और फिर कंप्रेशन के बाद हम कहाँ पहुँच जाते हैं। वंस अगेन ह्यूज कंप्रेशन गोइंग ऑन आजकल, एवरीथिंग अराउंड अस, बहुत ज़्यादा कंप्रेशन इन्वॉल्व है। So now we are done with the compression concept, and now we are going to something different, which is information theory, ठीक है ना। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे बात, which is the amount of information. तो the function of any digital communication system is to convey from the transmitter to the receiver a sequence of messages which are selected from a finite number of predetermined messages। बिल्कुल कोर्स के शुरू में हमने कहा था कि इसका प्रिंसिपल फीचर क्या है डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम का, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जी सिलेक्टेड नंबर ऑफ़ मैसेजेस हैं, उनमें से किसी एक को ट्रांसमिट करना है, और रिसीवर का काम ये है कि जी अंदाज़ा लगाए कि वो जो ट्रांसमीटर जिन
पॉसिबल मैसेजेस को ट्रांसमिट कर सकता था जो मुझे रिसीव हुआ है, ये उनमें से कौन सा है। ठीक है, तो ट्रांसमीटर ने पहले से डिसाइड किया हुआ है, प्री डिटरमिन्ड मैसेजेस हैं और उनमें से किसी एक को ट्रांसमिट करना है। द मेन थिंग टू रिमेंबर इज़ कि उन सब की प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन बराबर नहीं होगी। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में होता है या उर्दू लैंग्वेज में होता है, सारे हरूफ के लिखे जाने की या बोले जाने की प्रोबेबिलिटी बराबर नहीं होती, कुछ की ज़्यादा है कुछ की कम है। तो इसी तरह ट्रांसमीटर जो मैसेजेस ट्रांसमिट कर सकता है उन सब की भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन बराबर नहीं होगी, किसी की कम होगी किसी की ज़्यादा। तो इन्फॉर्मेशन इससे कितना रिलेटेड है? इन्फॉर्मेशन कंटेंट ऑफ अ सिंगल इवेंट और मैसेज इज़ बेसिकली डिफाइंड एज द बेस 2 एल्गोरिदम ऑफ इट्स प्रोबेबिलिटी। तो किस मैसेज में कितनी इन्फॉर्मेशन है, उसके लिए एक सिंपल सी इक्वेशन है, ये log 2 ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट मैसेज। ठीक, तो इससे हमें क्या पता चला कि नो इन्फॉर्मेशन इज गेन्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ एन इवेंट और द रिसीट ऑफ अ मैसेज दैट वाज कंप्लीटली सर्टेन एनीवेज। अगर हमें पक्का पता है, ठीक है ना, किसी चीज़ के होने का, और हमें पता चले कि वो हो गई है, एक चीज़ की प्रोबेबिलिटी है 1, इसकी क्या एग्जांपल दूँ मैं आपको, लेट से इस पे हमारा ईमान है कि हम सब ने मरना है, ठीक है, और आपको पता लग जाए किसी दिन कि जी फलाने शख्स की वफ़ात हो गई, तो वो बंदे को शौक तो लगता है कि यार वो तो ठीक ठाक था, कैसे मर गया, लेकिन हमें इतना पता है कि जी हर एक ने मरना है। तो दैट इज़ सर्टेन। तो हमारे लिए कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन नहीं होती इसमें, ठीक है ना, देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन गेन और नो अनसर्टेनिटी इज़ लॉस्ट। हाँ, उसके लिए बड़ा शौक लगेगा कि जिसको मौत पे यकीन ना हो, उसके लिए बड़ी इन्फॉर्मेशन होगी कि यार ये कैसे मर गया, ठीक है। या आजकल चूँकि बीमारियों की वजह से चल रहा है, तो कोई सर्टेन बीमारी है फॉर एग्ज़ाम्पल जो कि जिसमें किसी ख़ास एज ग्रुप की कोई भी डेथ रिपोर्ट नहीं हुई हुई, ठीक है, जैसे 5 साल से कम बच्चों में फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐसी बीमारी है कोई डेथ रिपोर्ट नहीं हुई, और आपको कोई आके कहे कि जी हाँ जी मैं उस मुल्क से आ रहा हूँ और उसमें 5 साल से कम बच्चों में कोई भी डेथ रिपोर्ट नहीं हुई, तो आपको कहोगे सो व्हाट यार, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन, ये तो मुझे पहले से पता है, ये तो हर तरफ यही है, 5 साल से कम के बच्चों में इस बीमारी की वजह से कोई डेथ रिपोर्ट नहीं होगी। हाँ, अगर कोई आगे आपको ये कहे कि यार वो तो वहाँ पे जो है इतना बच्चा जो है वो इस बीमारी से मर गया, तुमको इसकी तो प्रोबेबिलिटी थी नहीं, बिल्कुल ये तो ज़ीरो थी अब तक, जितनी हमारी स्टडी है, जितना ग्लोबल डेटा है, जितने स्टैटिस्टिक्स हैं, 5 साल से कम के बच्चों में से कोई भी इस बीमारी से नहीं मरा, तो उसकी होने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो थी आपके जहन में, या ज़ीरो के करीब थी। तो अगर उस बीमारी से कोई बच्चा मर गया, सो दैट इज़ अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो ये कॉन्सेप्ट है इन्फॉर्मेशन का, दैट इज़ हाउ इट इज़ रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। जितनी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस कम है कितनी मैसेज की, उतनी उसमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, जितनी उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ज़्यादा है उतनी उसमें इंफॉर्मेशन कम है। सो इंट्यूटिवली द मोर इम्प्रोबेबल एन इवेंट इज़ द मोर इन्फॉर्मेटिव इट इज़। यही कॉन्सेप्ट मैंने आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर दिया है। सो लेट अस कंसिडर अ कम्युनिकेशन सिस्टम। अब ये कॉन्सेप्ट जो है इन्फॉर्मेशन और प्रोबेबिलिटी का, इनको रिलेट करते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम में। लेट अस से हमारे पास कुछ अलाउएबल मैसेजेस हैं M1 M2 M3 एंड सो ऑन, और हर एक की अपनी अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस है, P1 P2 P3। सो लेट्स से कि बहुत सारे मैसेजेस ट्रांसमीटर भेज सकता है, उनमें से वो एक मैसेज सेलेक्ट करता है MK, जिसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस है PK। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ये मैसेज सक्सेसफुली ट्रांसमिट होता है और रिसीव होता है और रिसीवर करेक्टली आइडेंटिफाई कर लेता है इस मैसेज को, तो कितनी इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होगी? बाय डेफिनेशन कितनी इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होगी? अगर मैसेज MK ट्रांसमिट हुआ, सक्सेसफुली रिसीव हो गया, तो कितनी इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट हुई या कन्वे हुई? तो वो होगी log 2 ऑफ PK। तो मैसेज MK के सक्सेसफुली ट्रांसमिट रिसीव होने से कितनी इन्फॉर्मेशन कन्वे हुई, उन्हें नंबर ऑफ़ बिट्स में हम बताते हैं कि इतनी नंबर ऑफ़ बिट्स जो हैं वो कन्वे हुई, इन्फॉर्मेशन बिट्स कन्वे हुई। तो अगर दो मैसेजेस, इफ 2 इंडिपेंडेंट मैसेजेस MK एंड ML आर करेक्टली आइडेंटिफाइड, तो द अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन कन्वेड आर MK से कितनी इन्फॉर्मेशन कन्वे होगी और फिर ML से कितनी इन्फॉर्मेशन कन्वे होगी, तो इतनी होगी, और फिर
अगर दोनों इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंपोजिट मैसेज कितनी होगी, वो पी के मल्टीप्लाई बाय पी एल होगी, प्रोबेबिलिटी का रूल है। एंड द कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कन्वेड इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो आई के प्लस आई एल इतनी इंफॉर्मेशन कन्वे होगी। सो लेट अस से अगर एक कम्युनिकेशन सिस्टम है और वही है अलाउएबल मैसेजेस M1 से MK तक और उनकी प्रोबेबिलिटीज़ P1 से PK तक, तो आपसे 2-3 सवाल हैं। सबसे पहली बात ये है कि लार्ज सीक्वेंस L मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड, तो उनमें से M1 के कितने होंगे, M2 के कितने होंगे, M3 के, इस तरह सो ऑन MK के कितने मैसेज होंगे। तो कैपिटल L में से M1 वाले कितने होंगे, M2 वाले कितने होंगे, उनकी प्रोबेबिलिटी भी डिपेंड करता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी से रिलेट करके आप निकाल सकते हैं कि कैपिटल L में से M1 वाले कितने होंगे, M2 वाले कितने होंगे। दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट। द सेकेंड पार्ट इज़ के व्हाट विल बी द टोटल इन्फॉर्मेशन कन्वेड। अगर वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है सारे, तो टोटल इन्फॉर्मेशन कितनी कन्वे होगी जब ये कैपिटल L मैसेजेस ट्रांसमिट होंगे, तो टोटल इन्फॉर्मेशन कितनी कन्वे होगी, ये दूसरा सवाल है। और फिर तीसरा सवाल ये कि व्हाट इज़ द एवरेज इन्फॉर्मेशन पर मैसेज, ठीक है। तो ये 3 सवाल हैं। तो सबसे पहले हम उस पर आते हैं। सबसे पहले हम इधर पेन पे आते हैं। अच्छा, तो कैपिटल L मैसेजेस में से M1 वाले कितने होंगे अगर उनकी प्रोबेबिलिटी P1, L को कोई वैल्यू दे देते हैं, ठीक है, और प्रोबेबिलिटीज़ को भी कोई वैल्यूज़ दे देते हैं आपको समझाने के लिए। लेट अस से कि अलाउएबल मैसेजेस जो हैं वो 5 हैं, M1, M2, M3, M4, M5, ठीक है, और हर एक की अपनी प्रोबेबिलिटीज़ हैं P1, P2, P3, P4, P5। तो इसी हमने ध्यान में रखना है कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ विल बी 1, और उनकी जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं, लेट से M1 की जो है वो 0.1 है, लिख लेता हूँ, ठीक है, 0.1। M2 की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.2 है, ठीक है। M3 की 0.3 है, M4 की जो है लेट से वो 0.25 है, और M5 की जो है वो 0.15। लेट अस से ये 5 मैसेजेस हैं M1 से M5 तक और उनकी ये प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ अकरेंस है। लेट अस चेक कि ये 1 बनता है कि नहीं। 0.25 और 0.15 ये हो गया 0.4, 0.7, 0.8, 0.91, ठीक है, सही हो गया। अब लेट्स से कैपिटल L इज़ 100, अब मैं आपसे सवाल करता हूँ पहला, हाउ मेनी मैसेजेस ईच ऑफ M1, M2, M3, M4, M5 विल बी ट्रांसमिटेड। तो 100 मैसेजेस में से M1 वाले कितने होंगे, तो आप उसकी प्रोबेबिलिटी को देखोगे, आप कहोगे कि यार अगर प्रोबेबिलिटी इसकी 0.1 है, दैट मीन्स के 10 में से 1, तो यहाँ 100 मैसेजेस अगर मैं ट्रांसमिट कर रहा हूँ तो 100 में से 10 जो हैं वो M1 वाले होंगे। और इसी तरह अगर मैं M5 की बात करूं जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.15 है, तो प्रोबेबिलिटी 0.15 का क्या मतलब है कि 10 में से 1.5 या 100 में से 15, तो अगर कैपिटल L 100 है तो उसमें से 15 जो हैं वो M5 वाले होंगे, एंड सो ऑन। तो आप हर एक मैसेज का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि M1, M2, M3, M4, M5 हर एक के कितने ट्रांसमिट होंगे, ठीक है। अब ये है कि टोटल इन्फॉर्मेशन कितनी कन्वे होगी, टोटल इन्फॉर्मेशन। तो पहले हम एक की निकाल लेते हैं, एक की, ठीक है। लेट से एक M1 सक्सेसफुली कन्वे हुआ, सक्सेसफुली ट्रांसमिट रिसीव हो गया, तो एक M1, तो M1 की अगर हम इंफॉर्मेशन निकालना चाहें, ठीक है, कि अगर एक M1 जो है
वो सक्सेसफुली ट्रांसमिट रिसीव हो गया तो उसकी इन्फॉर्मेशन कितनी होगी, ठीक है। M1 को हम I1 से इंडिकेट कर देते हैं। तो अगर एक M1 सक्सेसफुली ट्रांसमिट रिसीव हुआ है, I1 की वैल्यू क्या होगी, लॉग, लिखना मुश्किल है इसमें, log 2 ऑफ, आगे उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.1, ठीक है। तो अगर एक M1 सक्सेसफुली ट्रांसमिट रिसीव हो रहा है तो इतनी इन्फॉर्मेशन कन्वे होगी। अच्छा, अब M1 कितने ट्रांसमिट रिसीव हुए हैं, अगर कैपिटल L 100 है, ठीक है। M1 जो हैं वो 10 ट्रांसमिट हुए थे, ठीक है। तो अगर वो सक्सेसफुली रिसीव हो रहे हैं और हर एक में I1 जितनी इन्फॉर्मेशन है, तो वो जो 10 हमने ट्रांसमिट रिसीव किए हैं उसमें कितनी इन्फॉर्मेशन होगी। तो बेसिकली ये जो वैल्यू मैंने निकाली है इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ उतनी तादाद से, ये इन्फॉर्मेशन एक M1 में है, तो फिर जितने M1 होंगे, ठीक है, क्योंकि 10 है, तो ये जो है वो जब 10 के 10 सक्सेसफुली ट्रांसमिट रिसीव होंगे तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास, इतनी रेक्टेंगल में इतनी इन्फॉर्मेशन कन्वे होगी। ये सिर्फ M1 का है। इसी तरह M2, इसी तरह M3, इसी तरह M4, इसी तरह M5, ठीक है। उन सब की ये मिला के ऐड करके टोटल इन्फॉर्मेशन बन जाएगी। सो दैट विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज कि एवरेज इन्फॉर्मेशन पर मैसेज कितनी है। तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला आपको पता है कि जितना टोटल वैल्यूज़ हैं उन सबको सम करके आप डिवाइड पे कर लेते हैं, डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, ठीक है। तो L मैसेजेस हैं, तो जो भी आपका इस पार्ट में आंसर निकलेगा उसको अगर हम L से डिवाइड कर लें तो वो मेरे पास जो है वो एवरेज इन्फॉर्मेशन पर मैसेज निकल आएगी, ठीक है। दैट विल बी द एवरेज इन्फॉर्मेशन पर मैसेज। तो बेसिकली यहाँ जो आई टोटल निकालने का फार्मूला है, जनरल अगर मैं फार्मूला बनाना चाहूँ, आई टोटल अगर मैं निकालना चाहूँ तो किसी एक मैसेज के कन्वे होने से कितनी इन्फॉर्मेशन कन्वे हो रही है, वो log 2 ऑफ उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये एक अगर M1 ट्रांसमिट हो रहा है तो उसके कन्वे होने से इतनी इन्फॉर्मेशन कन्वे हो रही है जितना मैंने लिखा है। और फिर कितने M1 ट्रांसमिट हो रहे हैं, कितने M1 ट्रांसमिट हो रहे हैं उसकी तादाद ये है, L में से कितने M1 होंगे, इतने M1 होंगे। तो बेसिकली अगर वो इतने सारे M1 ट्रांसमिट हो रहे हैं तो टोटल उनमें से कितनी इन्फॉर्मेशन निकल रही है, वो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। और ये सिर्फ M1s हैं, इसी तरह फिर M2s भी हैं, ठीक है। तो जितने M2s ट्रांसमिट हुए उनकी तादाद कितनी है, P2L, ठीक है। और एक M2 के ट्रांसमिट होने से कितनी इन्फॉर्मेशन कन्वे हो रही है, वो है log 2 ऑफ P2। तो ये जो अब सेकंड टर्म है दैट इज़ द इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय M2 मैसेजेस जितने वो ट्रांसमिट हुए, एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये टोटल इन्फॉर्मेशन। और जो एवरेज इन्फॉर्मेशन है, मैंने आपको बताया कि एवरेज में हम क्या करते हैं, एवरेज में हम टोटल को डिवाइड कर देते हैं बाय द नंबर ऑफ़ मैसेजेस। तो टोटल नंबर ऑफ़ मैसेजेस कितना है, कैपिटल L, ये जो ऊपर वाला आई टोटल का एक्सप्रेशन है दैट विल बी डिवाइडेड बाय L, बेसिकली IT बाय L हो जाएगा। तो वहाँ पे आपको उस इक्वेशन में क्या नज़र आ रहा है कि हर एक टर्म में L की वैल्यू मौजूद है, हर एक टर्म में L की वैल्यू मौजूद है। तो बेसिकली ये जो नीचे वाला L है ये उस हर L को कैंसिल कर देगा। तो हमारे पास क्या निकल आ जाएगा, P1 log 2 P1 प्लस P2 log 2 P2 प्लस सो ऑन, ठीक है। मैं अब आगे नहीं डाल रहा, मैं बस सो ऑन के डॉट्स लगा दूँ। ये हमारे पास दैट विल बी दी एवरेज इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो दीज आर द एक्सप्रेशंस। तो यहाँ से आगे अब एक और टर्म मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ विच इज़ कॉल्ड एंट्रोपी।
So entropy is basically the same as information but a negative sign. ठीक है, एंट्रोपी हमने जनरली जो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि अनसर्टनिटी के लिए आता है, तो एंट्रोपी इज़ अनसर्टनिटी. एंट्रोपी इन्फॉर्मेशन का आपस में क्या लिंक है? टू गेन इन्फॉर्मेशन इज़ टू लूज अनसर्टनिटी बाय द सेम अमाउंट. तो न्यूमेरिकली ये दोनों सेम है. जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास गेन होती है उतनी अनसर्टनिटी लूज हो जाती है. ठीक है, तो ये बेसिकली न्यूमेरिकली सेम है बट विद एन ऑपोजिट साइन. ठीक है ना. सो आई एंड एच, एंट्रोपी और एवरेज इन्फॉर्मेशन में अगर कोई फ़र्क है तो वो साइन का है. सो दे बोथ हैव यूनिट्स ऑफ बिट्स. तो एंट्रोपी क्या है? दैट इज़ डिफाइंड एज द एवरेज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन पर सोर्स आउटपुट. तो जैसे मैंने आपको कहा कि इन्फॉर्मेशन और एंट्रोपी ये न्यूमेरिकली हैं एक जैसे बट विद अ नेगेटिव साइन. ठीक है. सो इट इज़ डिफाइंड एज द एवरेज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन पर सोर्स आउटपुट. तो ये इन्फॉर्मेशन का नेगेटिव होगा. तो इन्फॉर्मेशन अभी हमने फार्मूला पढ़ा पीछे, वो उसकी जनरल फॉर्म ये है समेशन विदाउट माइनस साइन. तो एच चूँकि माइनस आई है तो एवरेज इन्फॉर्मेशन वाली जो इक्वेशन है उसमें माइनस का साइन लग जाएगा. ठीक है. इन अदर वर्ड्स ये एंट्रोपी की इक्वेशन होगी. एच को एच से हम रिप्रेजेंट करते हैं. सो पी मल्टीप्लाई बाय log 2 1 over p और उन सब की फिर समेशन. दैट इज़ दी एंट्रोपी एक्सप्रेस्ड इन बिट्स पर सिंबल और बिट्स पर सोर्स आउटपुट और बिट्स पर अल्फ़ाबेट और बिट्स पर कैरेक्टर, जो भी हम यूनिट यूज़ कर रहे हैं. वेयर वी नो दैट पी आई इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ith आउटपुट एंड द समेशन ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज़ 1. सो फॉर अ बाइनरी मैसेज और सोर्स हैविंग ओनली 2 पॉसिबल आउटपुट्स विद प्रोबेबिलिटीज p एंड q, फिर उसकी एंट्रोपी यही एक्सप्रेशन जो है वो सिंप्लीफाई हो जाए. So the information content or the entropy of a random variable, it can be determined from the knowledge of the probability distributions that it obeys. तो अगर हमें probabilities पता हो, रैंडम वेरिएबल के लिए भी अप्लाई हो सकता है, हम उसकी भी एंट्रोपी निकाल सकते हैं. अगर रैंडम वेरिएबल की सब तमाम वैल्यूज़ की प्रोबेबिलिटीज़ हमें पता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से हम उस रैंडम वेरिएबल की एंट्रोपी निकाल सकते हैं. और सोर्स की प्रोबेबिलिटी हमें पता हो कि जी कौन से सिंबल को, कौन से मैसेज को किस प्रोबेबिलिटी से ट्रांसमिट करेंगे, तो फिर हम सोर्स की एंट्रोपी भी निकाल सकते हैं. तो यहाँ पे मैं इस डिस्कशन को कंक्लूड कर रहा हूँ. कंप्रेशन और एंट्रोपी को. शैनन नाम हमने सुना हुआ है, शैनन का कम्युनिकेशन थ्योरी में उसका काफ़ी मेजर रोल है. तो उसने ये मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन प्रपोज की थी. उसका 1948 का एक रिसर्च पेपर है शैनन का, उसमें उसने ये चीज़ प्रपोज की थी. तो ही फॉर्मुलेटेड द थ्योरी ऑफ डेटा कंप्रेशन और उसमें बेसिकली उसने इस्टेब्लिश किया था कि देर इज़ अ फंडामेंटल लिमिट टू लॉसलेस डेटा कंप्रेशन. तो अगर आप डेटा को कंप्रेस करना चाह रहे हैं इन अ लॉसलेस मैनर, एक ख़ास लिमिट है जिससे ज़्यादा आप कंप्रेस नहीं कर सकते. और वो लिमिट उसने ये डिस्कवर किया था कि वो लिमिट जो है वो इस एंट्रोपी वैल्यू के बराबर है, जो कि अभी हमने डिस्कस किया. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि अगर हम कंप्रेशन की तरफ जा रहे हैं और लॉसलेस कंप्रेशन हम चाहते हैं, तो हम जितना मर्जी कंप्रेस कर लें, जो एंट्रोपी की वैल्यू निकलेगी, ठीक है, जो कि बिट्स पर सिंबल है या बिट्स पर सोर्स है, नंबर ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ बिट्स पर सोर्स, हम कंप्रेशन इससे ज़्यादा नहीं कर सकते. तो इट इज़ पॉसिबल टू कंप्रेस द सोर्स इन अ लॉसलेस मैनर विद अ कंप्रेशन रेट क्लोज टू एच, बट इट इज़ मैथमेटिकली इम्पॉसिबल टू डू बेटर देन एच. तो अगर हम उससे ज़्यादा कंप्रेस करेंगे तो वो फिर लॉसलेस नहीं रहेगा, वो लॉसी हो जाएगा. So basically that is where I wanted to conclude it कि इंफॉर्मेशन थ्योरी, कंप्रेशन, एंट्रोपी का आपस में क्या लिंक है. कंप्रेशन यू नो इज़ द प्रोसेस ऑफ सोर्स एनकोडिंग, और कंप्रेशन का आपको मैंने बैकग्राउंड दे के कंक्लूड इस पे करवा दिया कि कंप्रेशन की भी एक लिमिट है, और वो लिमिट जो है लॉसलेस कंप्रेशन की, दैट इज़ कॉल्ड एंट्रोपी. So that basically brings us to the end of this lecture, and inshallah we will continue in the next lecture. Thank you.